So now coming to the main discussion, what to do now with our money. So I think India is the best strategy to get wealthy and stay wealthy, right? Why I'm saying so? So to understand what is happening today, आज जो हो रहा है उसके लिए हमको ना थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जो हिस्ट्री में हमने किया उसका परिणाम हमको आज देखने को मिल रहा है, एंड वट एवर वी आर डूइंग टूडे, वी विल यील्ड द फ्रूट्स आफ्टर नेक्स्ट 3 to 4 years। सो इसीलिए थोड़ा हिस्ट्री देखना जरूरी है। तो देखो, इंडिया प्रू कोविड में क्या हालत थी, डिमोनिटाइजेशन से थोड़ी इकोनॉमी स्लो हुई थी। उसके बाद एनबीएफसी क्राइसिस शुरू हुए, उसकी वजह से काफी सारी पीएसयू बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाला गया, राइट। सो उन पे काफी रिस्ट्रिक्शन डाले गए। फिर एनपीए लेवल बैंकों के बढ़ रहे थे, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स बढ़ रहे थे, और बहुत लो क्रेडिट ग्रोथ था, है ना। तो इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक इट इज वी आर नॉट एट गुड शेप बिफोर कोविड, और गुड शेप में नहीं थे, और तभी कोविड हो गया। अब कोविड होने की वजह से क्या हुआ, एक्चुअली कोविड हैज बिकम कैटलिस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी, एंड इट हैज एक्चुअली हेल्प द इकोनॉमी टू टर्न इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या हुआ, कोविड के बाद स्टिमुलस देने शुरू हुए दुनिया भर में। ये G20 के देशों के स्टिमुलस है। तो आप देखो, स्टिमुलस वर्ड को ना बड़े पॉजिटिवली यूज किया जाता है, हाउएवर दे एक्ट लाइक अ स्टीरॉइड। सो जैसे कि इफ समबडी इज नॉट एबल टू ब्रेथ ऑन हिज ओन, तो उसको वेंटिलेटर पे डाला जाता है, राइट। तो उसी को स्टिमुलस बोलते हैं, कि आपका बॉडी खुद सक्षम नहीं है किसी परिस्थिति को सामने करने के लिए, इसलिए आपको एक्सटर्नल चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी को स्टिमुलस बोलते हैं। तो ये अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है। मगर इस स्टिमुलस की डेवलप्ड इकोनॉमी को, यूएस को, यूरोप को, आई थिंक 10 सालों से आदत पड़ी हुई थी, राइट। और जब कोविड आया तो उन्होंने वही दवा वापस यूज कर ली, कि स्टीरॉइड दी गया। और आप देखो, यूएस ने 26%, यूके ने 18%, जापान ने 54%, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप यूनियन, ऑल हैव गिविंग हेफ्टी स्टिमुलस टू देयर इकोनॉमी। इंडिया ने 3.2% का स्टिमुलस दिया था। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमी, हमने जो भी बड़े बड़े बातें की है, मगर वो 3.2% ही था हमारे जीडीपी का। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट दिया, विच वॉज ड्यू, कोविड से पहले से ही ड्यू था। फिर हमने फ्री में दे दिया, ग्रेन्स दे दिए, राइट। और कुछ आत्मनिर्भर योजना, और ये सब मिला के हमने कुछ 3.2% ऑफ द जीडीपी का स्टिमुलस दिया। मतलब हमारे यहाँ स्टिमुलस, स्टीरॉइड बड़ा बड़ा कम था। अब जब स्टीरॉइड देते ना, तो इसको जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो उससे साइड इफेक्ट आती है, और दुनिया में वो साइड इफेक्ट दिखनी शुरू हुई पोस्ट कोविड, दैट इज इन टर्म्स ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। अब देखो, ऑन एन एवरेज 2% जो वर्ल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी में महंगाई रहती थी, जो कोविड के बाद 8% पहुंच गई। अब हमको 8% है ना, बहुत ज्यादा नहीं लगती, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ 6% रहती है। मगर आप सोचो, 6 का 24 हो गया है, तो सिमिलर थिंग हैज हैपेंड, इट इज 2 to 8, राइट, 4 गुना हो गई। तो इंडिया में 6 का 24 हो जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हो। आपका होम लोन जो आपने 7% से लिया था, अचानक से 14% हो जाए तो आप क्या करोगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, स्टेगनेंसी ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आपने इन्फ्लेशन नाम सुना होगा। स्टैगफ्लेशन इज लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। तो जैसे कि यूरोप में 12% का इन्फ्लेशन है, 2.5% की ग्रोथ है। यूएस में आप देखोगे तो वही हाल है, ग्रोथ कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो ये जो सारे ये स्टिमुलस के साइड इफेक्ट है। तो पहले तो लोगों को पैसा दिया गया, पैसों से डिमांड आई, और जैसे ही डिमांड आई, महंगाई बढ़ने लगी। उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर ने आग में घी डालने का काम किया, उसने सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट कर दी, राइट। तो गैस और ऑयल एंड गैस का सप्लाई कंस्ट्रेंट कर दिया। तो जब जो सप्लाई साइड महंगाई बढ़ती है, डिमांड नहीं बढ़ती है ना, डिमांड बढ़ने से जब महंगाई बढ़ती है, तो आप मॉनिटरी पॉलिसी रेट हाइक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि दूध का डिमांड बहुत बढ़ गया, तो उसके वजह से दूध का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप लिक्विडिटी टाइट करके, रेट हाइक करके उसके प्राइस को कंट्रोल में ला सकते हो। मगर जब दूध का सप्लाई कम हो जाए और दूध का प्राइस बढ़ जाए, मतलब डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाए, ये महंगाई को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इसको मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिस्कल पॉलिसी भी काम नहीं करती। तो ये जो सिचुएशन है दुनिया में, उसको अब सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट माध्यम नहीं रहा, राइट। और इस दौरान भारत में इन्फ्लेशन के साथ क्या हुआ, तो आप भारत में आप देखो, अप्रैल में जो इन्फ्लेशन बढ़ी थी वो घट के नवंबर में 5.88 हो गई, और दिसंबर में इससे भी कम हो गई। उसका मतलब है दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, भारत में महंगाई कम हो रही है।
दैट इज वन थिंग। तो एक चीज इस कारण ये भी था कि इंडिया में डिमांड साइड इन्फ्लेशन थी ही नहीं, क्योंकि हमारे स्टिमुलस ही नहीं थे। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बनी थी वो कॉस्ट की वजह से बढ़ी थी, दैट इज इन अप्रैल, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ गए थे। अब आप दूसरा चार्ट देखोगे, ये क्रूड का चार्ट है। आप देखो जब क्रूड महंगा था, अगेन महंगाई ज्यादा थी जब क्रूड महंगा था, और जब क्रूड सस्ता हुआ महंगाई कम होगी, क्योंकि जब महंगा क्रूड इंपोर्ट करते हैं ना हम, इन्फ्लेशन भी इंपोर्ट करते हैं, राइट। एंड व्हेन, और जैसे ही दुनिया ये अपना अप्रैल मई में जब क्रूड स्पाइक हुआ था बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, $120 के आसपास पहुंच गया था, तब की सिचुएशन है, क्योंकि इसके वजह से इंडिया में भी स्टैगफ्लेशन की हालत थी। मगर फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड रिसेशन की बातें शुरू हुई, और जैसे ही वर्ल्ड रिसेशन की बातें शुरू हुई क्रूड करेक्ट होना शुरू हुआ। तो एक्चुअली जिस वर्ल्ड रिसेशन की बातों से हम डरते हैं, उसी की वजह से हमारे यहाँ महंगाई कम हुई और ग्रोथ ज्यादा है इनफैक्ट इंडिया में। तो हमारे यहाँ स्टैगफ्लेशन की नहीं, हमारे यहाँ बूम की सिचुएशन है, वेयर ग्रोथ इज मोर देन 8% एंड इन्फ्लेशन इज लेस देन 6%, राइट। एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ रिसेशनरी न्यूज इन द वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्रूड प्राइस गॉट करेक्टेड। तो दुनिया में रिसेशन की बातों से हम चिंता कर रहे हैं, मगर उससे तो हमको फायदा हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। और आप देखो कि सारी इकोनॉमी 2021 में यहाँ पे थी, जिसको बोलते हैं हाई ग्रोथ, और बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड एंड हाई इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दुनिया में ग्रोथ कम होने लगी, तो ये ग्रोथ कम है और महंगाई ज्यादा होने लगी, तो ये स्टैगफ्लेशन में जाने लगे। भारत में क्या हुआ, क्योंकि क्रूड गिर गया, यहाँ पे ये हो गया, इन्फ्लेशन कम हुई और ग्रोथ इंटेक्ट है। तो हो क्या रहा है कि इंडिया है वो बूम की तरफ आया, और दुनिया है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ गई। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 1 ईयर, राइट। अब आप देखो दुनिया को जो प्रॉब्लम है ना वो खुद सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ड्रग्स और एक्सेसिव स्टिमुलस। तो मतलब में एलोपैथिक उपचार से ये सारी चीजें हुई। तो जब बीमार हो जाओ तो एलोपैथिक उपचार लो, तो उससे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, एक्चुअली डिसीज है वो ठीक नहीं होता। तो दुनिया में वही हुआ, सिम्टम्स ठीक हो गए मगर उसकी साइड इफेक्ट आई। अब जिस दवा को यूज करके, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली, उस दवा को यूज करके साइड इफेक्ट आई है, अब वो दवा तो यूज कर नहीं सकते, मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट है नहीं उनके पास, तो रह क्या गई। अब जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक के साथ समस्या क्या है कि ठीक तो हो जाती है चीजें मगर समय ज्यादा लेती है। सो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया को इस सिचुएशन से निकलने के लिए समय लगेगा, और जो दुनिया की सिचुएशन है उसके वजह से क्रूड गिर गया और हम यहाँ पे आ गए, राइट। तो इसको बोलते हैं ना कि किसी का नुकसान वो किसी का फायदा होता है कभी कभी, राइट। तो हम सोचते हैं दुनिया रिसेशन में उसकी चिंता करते हैं, मगर उससे हमको फायदा हो रहा है। तो वो बोलते हैं ना, एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया। एंड अब बिकॉज दुनिया प्रॉब्लम में, एफआईआई पैसा निकाल रही, अब तक उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए निकाल दिए। पहले तो रशिया की बैन के वजह से निकाले नाटो कंट्रीज ने, क्योंकि अब जब वो पैसा निकालते थे तो वो एक इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ से पैसा निकालते, जिसका हिंदुस्तान भी पार्ट है, तो रशिया के बेचने के चक्कर में हिंदुस्तान बिक रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्ल्ड के बाकी के देश करेक्ट हो रहे हैं। तो जो एफआईआई का ओनरशिप होता है ना, जैसे कि कोई यूरोप का एंडोमेंट फंड हो या यूएस का पेंशन फंड हो, वो ज्यादातर पैसा डेवलप उनके कंट्री में लगाता है। जैसे यूएस इक्विटी में 30% लगा दिया, यूएस बॉन्ड में 30% लगा दिया, डेवलप मार्केट इक्विटी और बॉन्ड में और 20% लगा दिया, और ऐसा करके 90% लगा दिया, 10% हिंदुस्तान में लगाया है। तो उन्होंने ऐसे एलोकेशन डिसाइड किए होते हैं। अब क्या हो रहा है कि दुनिया के बाकी मार्केट गिर रहे हैं, हिंदुस्तान का मार्केट मोरलेस वही का वही है, तो हमारा अलोकेशन ऑटोमेटिक बढ़ रहा है उनके पोर्टफोलियो में। तो वो क्या कर रहे हैं, 10 का 13 हो रहा तो 3% काट रहे हैं, और जब तक इंडिया आउट परफॉर्म करता रहेगा ऐसा सेलिंग आता रहेगा, राइट। सो दे आर सेलिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड दे आर नॉट सेलिंग बिकॉज इंडिया इज डूइंग बैडली। अब आप देखो उन्होंने 90% जो एफआई ने सेलिंग की है वो आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज से की है, राइट। और ये दोनों सेक्टर के अर्निंग्स बहुत अच्छे आए, लास्ट क्वार्टर के भी और करंट क्वार्टर के भी। उसका मतलब ये कंपनी से वो तो ग्रो कर रही है, मगर इसके स्टॉक के प्राइस नीचे गए बिकॉज ऑफ एफआई सेलिंग। और एफआई सेलिंग क्यों है, क्योंकि उसके घर में आग लगी है, राइट। उसके घर में आग लगी है इसलिए वो इंडिया में से बेच रहा है, इसलिए नहीं कि उनको इंडिया से तकलीफ है। इवेंचुअली वन डे व्हाट विल हैपन, उसकी इन्वेस्टमेंट कमेटी डिसाइड करेगी कि भैया इंडिया जो अच्छा कर रहा है हमारा तो उसका अलोकेशन कंटिन्यूस हम कट कर रहे हैं, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज फॉलिंग, राइट। सो वन डे दे विल डिसाइड, चलो इंडिया का अलोकेशन 10 से 15 कर दो, एंड द मोमेंट दे विल डू इट, दे मे हैपन आफ्टर 3 months, 6 months, 1 year, nobody knows,
right? Again, the FII will come back and market will move in one direction. But before that, we got a fantastic opportunity to create a portfolio, right, of a good company, which is falling because of non-fundamental reason, where the earnings are improving. right? दूसरा, ये सब चीज होने की वजह से इंडिया का सोशियो इकोनॉमिकल ट्राइंगल में कुछ चेंज नहीं होता, राइट? सो इफ यू सी के 2019 में हमारा लोअर क्लास बहुत ज्यादा था, मतलब में इनको एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लोअर मिडिल क्लास उससे कम था, अपर मिडिल क्लास उससे कम था, और सबसे कम था हायर क्लास। अब आप देखो 2018 में पिरामिड कैसे चेंज हुआ, जो लोअर क्लास है वो कम हुआ, लोअर मिडिल और अपर मिडिल और हायर तीनों तीन बढ़े। और 2030 में क्या होगा, ये डायमंड शेप का हो जाएगा। व्हाट डज दिस डायमंड शेप मीन? लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास में तकरीबन 78% लोग होंगे, और सबसे कम लोग मतलब 15% ही लोअर क्लास में रह जाएंगे, और ये लोग सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। मैं आपको आज का डेटा बताऊं, 10% से कम हाउस होल्ड के पास हिंदुस्तान में एयर कंडीशन है। सेम 10% से कम हाउस होल्ड के पास वॉशिंग मशीन है, 10% कम हाउस होल्ड के पास फोर व्हीलर है। उसका मतलब क्या, जब पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है और लोग लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास में ट्रांसफर होते हैं, ये सब लोग ये खरीदेंगे। मतलब ये 15 साल तक नए एयर कंडीशन लगेंगे और पुराने बदलेंगे, राइट? इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने वाली कंपनी भी, सबसे बड़ी कंपनी भी मिड कैप कंपनी है। सो आई थिंक दिस ट्रांजिशन विल हैपन इन आवर लाइफ ओनली वंस, राइट? ये हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होगा, कि जब हमारी इकोनॉमी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। अब जैसे कि 2010 में नौवीं थी, 2020 में छठी थी, तो यहाँ पे सेंसेक्स बढ़ा तो बढ़ा, कितना बढ़ा, तो तकरीबन 3 गुना हुआ। तो अब यहां से जब तीसरी डाल जाएगी तो यहाँ से इमर्जिंग कंट्री रहती है, यहाँ से इमर्जिंग कंट्री की जर्नी है, वो एक डेवलप कंट्री की तरफ है ना? मतलब में एक मिड, अब अपना देश ही मिड कैप है, अपना देश ही मिड कैप से लार्ज कैप बनेगा। तो अब तक जो हमने स्टॉक मार्केट में देखा, वो मैं आपको एक एनालॉजी दी तो बाहुबली 1 था। अब तक हमको ये नहीं पता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मतलब पूरा बाहुबली 2 है हिंदुस्तान में बाकी है। तो 2030 शुड बी आवर फर्स्ट माइलस्टोन, कि यहाँ पे जाके मैं अपना पोर्टफोलियो का ग्रोथ देखूंगा। इन बिटवीन बहुत सारी चीजें होंगी, मगर दैट शुड बी आवर फर्स्ट माइलस्टोन। 2030 में हमको पछतावा नहीं होना चाहिए कि 2023 में हम बैठे रह गए, सोचते रह गए और इन्वेस्ट नहीं कर पाए एडिक्वेट मात्रा में। तो दिस इज व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम। व्हेन द पर कैपिटा इनकम ग्रोज, दिस इज व्हाट विल हैपन। ये सारे सेक्टर में बूम आती है, राइट? तो आज आज मैं बजट का स्पीच सुन रहा था, तो बोले हमारी जो, मैंने अंदाजा लगाया था हमारा पर कैपिटा इनकम 1,60,000 है, $2,000, शायद वो 2,200 हुआ है, बट एज पर द बजट स्पीच इट इज एक्चुअली 2,400, राइट? 1,98,000 इट हैज टच। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। जब पर कैपिटा इनकम 3,000 से 6,000 की तरफ मार्च करती है ना, तो बहुत सारे सेक्टर में बहुत बड़ी बूम आती है, राइट? सो वी आर स्टिल टू विटनेस ऑल दिस बूम इन आवर इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हिंदुस्तान की अच्छी बात करना हमको अच्छा लगता है बिकॉज हम इंडियंस है, राइट? सो इट इज एन इमोशनल थिंग। जैसे कि मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा क्रिकेट का, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको रैशनल भी लगेगा। मगर ये मैं बोल दूं कि हिंदुस्तान फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीतेगा, तो ये इमोशनली मैं सही हूं मगर मैं रैशनल नहीं हूं। तो ये मैं डेटा इसलिए दिखाया कि वेदर माई इमोशन आर रैशनल और नॉट, राइट? सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू सी दिस डेटा। मगर फिर भी किसी का पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो सब ज्ञान है। जैसे कि मैंने आपको अब तक है ना स्विमिंग पूल में कैसे तैरते हैं वो किताब पढ़ के सिखाया और समझाया। तो ना किताब में तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ भाई, एक हाथ उठाना, एक पैर उठाना है, और फिर हमको ये कंटिन्यूस करते रहना है तो तैरेंगे। मगर जब स्विमिंग पूल में उतरते हैं ना, तो पहले तो पानी ठंडा लगता है, तो समझ में आता है ये तो बहुत ठंडा है। फिर जैसे ही 5 फुट अंदर जाते हो, 5.5 फुट अंदर जाते हो, गले तक पानी आ जाता है, तो और डर लगता है। और जो सिखाई हुई चीजें ना, सीखी हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें, वो सभी धरी की धरी रह जाती है। सो यू कांट लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग अ बुक और बाय अटेंडिंग सच सेमिनार, राइट? क्योंकि जब एक्चुअल इक्विटी में पैसा लगता है ना, तो बिहेवियर बदल जाते हैं। देखो, बिना पैसे ना, पैसे नहीं लगे होते ना, तब तो बड़ा अच्छे से बोल सकते हो अभी तो पैसा लगा देना चाहिए। मगर जब पैसा लगता है ना, हर एक मिनट में मार्केट में मूवमेंट देखना शुरू होता है, और जब सिग्निफिकेंट लगता है ना, तो हमारी सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। जैसे ही पैसा इन्वेस्ट होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, राइट? सो इट इज, इन्वेस्टिंग इज नॉट गेम ऑफ चेस। चेस में क्या होता है, जितने लोग इंटेलिजेंट ज्यादा है वो जीतते हैं, राइट? मगर जो पोकर की गेम होती है, इट इज इक्विटी इन्वेस्टिंग। पोकर की गेम में जरूरी नहीं इंटेलिजेंट ही जीते, इट इज और मोर अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट।
right? So investing in equity is just like a game of poker, which will increase or decrease your heartbeat in every move, right? And that is what is very different about investing. So that's why after learning everything, यहाँ पे आए हुए सारे लोगों को पता है लॉन्ग टर्म में इक्विटी अच्छा रिटर्न देता है, मगर किसी का बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना इतनी सारी प्रॉब्लमें आने वाली है, ये आ गई है और इसके बाद भी 8 साल बाद भी आएगी। जैसे आज बजट आया, आज एक कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ इश्यू हो रहा है, ऐसी है ना दूसरी 2500 घटना होनी है 2030 तक। और ये जब भी ये घटना होगी मार्केट में करेक्शन आएंगे। और जैसे ये सब प्राइम क्राइसिस है, इसमें ना 3 करेक्शन आए। पहले लीमेन ब्रदर्स का आया, फिर सब प्राइम का आया, और फिर सत्यम की वजह से करेक्शन आया। ये 3 करेक्शन आए। तो पहले करेक्शन यहाँ पे ना जब टॉप पे होता है ना, यहाँ पे मूड आपका अच्छा होता है, पिछले रिटर्न बहुत बढ़िया होते हैं, न्यूज पॉजिटिव होते हैं, और आपके पास सरप्लस पैसा भी होता है, और आपका बिजनेस या जॉब दोनों बड़ा अच्छा कर रहे हैं, राइट? सब चीज अच्छी होती है, तो यहाँ पे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। फिर पहला करेक्शन आता है, यहाँ पे तो एवरेजिंग कर लेते हैं। फिर दूसरा करेक्शन आता है, पैसा खत्म हो जाता है। एक्चुअली करेक्शन ना लिक्विडिटी टाइटनिंग की वजह से आ रहे होते हैं, तो आपका पैसा खत्म ही हो जाता है। और जब तीसरा करेक्शन आता है, हिम्मत भी खत्म हो जाती है। और मजेदार बात है कि यहीं पे पैसों की जरूरत पड़ती है। छोड़ो नया पैसा डालने की बात, जो लगा हुआ है पैसा उसी की जरूरत पड़ती है, राइट? तो हमेशा देखना, पैसों की जरूरत हमेशा मंदी में पड़ती है, पैसों की एक्सेस अवेलेबिलिटी हमेशा तेजी में होती है। तो जब भी मार्केट करेक्ट होता है, या तो हिम्मत खत्म हो जाती है या तो कैश खत्म हो जाती है, दो में से एक तो खत्म हो ही जाती है। फिर क्या होता है, और हमको पैसों की जरूरत पड़ती है, पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखता है, हमको थोड़ी इन्वेस्टमेंट से नाराजगी या नफरत हो जाती है। अब हम सोचते हैं कब हमारा भाव टू भाव आए और हम निकालें। और जैसे ही यहाँ पे भाव टू भाव आता है, ऑलमोस्ट हम निकाल देते हैं। थोड़े टाइम तो खुशी होती है, उसके बाद भी मार्केट गिरता है, मगर फिर ये होता है 2014। जैसे ही 2014 हुआ, वापस हमारा मूड बनता है, वापस बिजनेस अच्छा करेंगे, वापस लिक्विडिटी अच्छी होगी, यहाँ पे पैसा लगता है। और जैसे ही पैसा लगाता है, मार्केट वापस करेक्ट होता है। दिस इज व्हाट इज, देयर आर 2 प्रॉब्लम। वन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड वन इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, पैसा ही नहीं होना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हिम्मत नहीं होना। अब इसको एड्रेस कैसे किया जाए, राइट? तो वॉरेन बुफे ने ऐसा किया है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब यहाँ पे ना थोड़े डर के करो इन्वेस्टमेंट, एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसा करते हैं? ये अगेन स्विमिंग पूल, किताब पढ़ के स्विमिंग भूलने वाली बात है। तो इकोनॉमिक थियरी ऐसा बोलती है कि ह्यूमंस आर रैशनल एंड लॉजिकल, बट एक्चुअली दे आर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, राइट? तो हम हमारे डिसीजन है वो इमोशन से लेते हैं, हम रैशनली नहीं लेते। और हमारे डिसीजन लॉजिकल नहीं होते, साइकोलॉजिकल होते हैं। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कॉग्निटिव लिमिटेशन। हमारा दिमाग ही ऐसा बना हुआ कि हम कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट? सो इफ इन्वेस्टर कैन नॉट बी इमोशनलेस, द प्रोडक्ट हैज टू बी इमोशनलेस। तो ऐसी चीज बना दो कि उसमें से इमोशन और साइकोलॉजी निकल जाए, और क्या रह जाए, रैशनैलिटी एंड लॉजिक, राइट? सो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, क्योंकि हम मानेंगे नहीं ना, हमारे पास कुछ बायसिस है, बट दे आर एक्चुअली आर कॉग्निटिव लिमिटेशन। भगवान ने ही हमको ऐसा बनाया है, राइट? जनरली अगर ये 2 बर्गर के ऐड है, 75% फैट फ्री बर्गर, ये पहला रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा है बर्गर विद 25% फैट। देखो ना, ये रिप्रेजेंटेशन पे बर्गर ज्यादा बिकेगा और लोग ज्यादा खरीदेंगे। हाउएवर दिस बोथ आर सेम बर्गर, मगर ये रिप्रेजेंटेशन का हमको ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि 75% फैट फ्री बर्गर इज द सेम वन विच इज हैविंग 25% फैट, है ना? 75% फैट फ्री का मतलब क्या, उसमें 25% फैट है, राइट? एंड जनरली दिस विल कंसिडर हेल्थियर देन दिस वन, राइट? अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ ना बर्गर विद 20% फैट, उसका मतलब क्या है, ये 80% फैट फ्री है, मगर फिर भी यही बिकेगा। सो द वे द डेटा इज रिप्रेजेंट, आवर डिसीजन कैन चेंज। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस बायस। दूसरा एक बायस होता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस। हम बचपन में लूडो खेलते थे, तो अब देखो लूडो खेलते खेलते एक हमारी बिहेवियर होती थी, राइट? क्या बिहेवियर होती थी कि जब हमको 1 नंबर चाहिए ना, 6 नंबर चाहिए, तो हम थोड़ा डाइस जोर से फेंकते थे, और जब हमको 1 नंबर चाहिए तो डाइस धीरे से फेंकते हैं। इससे आउटकम चेंज होगा? नहीं होगा, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमको इल्यूजन है कि हमारी एक्शन से हम आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमको आदिकाल से चली आ रही है, जैसे कि युद्ध से पहले बलि चढ़ाना, इससे आप युद्ध जीत जाओगे। बारिश के लिए यज्ञ करना, इससे बारिश आ जाएगी। तो ह्यूमन रेस को आदिकाल से ऐसे बायसिस है, जिसको बोलते हैं हमारी एक्शन से हम आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 10% करेक्शन के बाद में पैसा लागूंगा,
डालूंगा, जैसे कि आपके चाहने से मार्केट में 10% करेक्शन होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो टाइमिंग द मार्केट इज वन ऑफ कॉल्ड इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस, right? So these are the biases. There are various such biases. I can go on and on, but I don't want to bore you with all this information. And the most important is overconfidence bias. जब 10,000, जब देखो कभी कभी ना 6 महीने में हमने किसी स्टॉक में पैसा लगाया डबल हो जाता है. और जब भी ऐसा होता है ना, आप देखो इन्वेस्टमेंट हमेशा 10,000 रुपए की होती है, राइट? इसको बोलते हैं. तो उससे क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है, हमको ये समझ में आ गया, जैसे कोविड में लोग घर पे बैठे थे, लॉकडाउन था, इंटरनेट चल रहा था, टीवी चल रहा था और डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे थे. तो ओपन हो गया, टीवी में देख के एक स्टॉक ले लिया और पहला ट्रेड 10,000 रुपए के ही होता है. अब हुआ क्या कि वहां से हर कोई चीज चली, तो 6 महीने में पैसा 10,000 का 20,000 हो गया. अब अक्टूबर 2020 में उसको यकीन हो गया कि मुझे ये गेम समझ में आ गई है. अब उसने 1 लाख डलाया और 1 लाख 2021 में डाला था अक्टूबर में, वो अक्टूबर 2022 तक 2 लाख हो गया. अब उसको तो यकीन हो गया कि ये चीज जो हमको समझ में आ गई और हम एक्सपर्ट बन गए. अब तक मैं क्या कर रहा था, है ना? ये नौकरी में बेकार की कर रहा था, ये बिजनेस में बेकार का कर रहा था, पैसा तो यही से बनता है. अब इसको बोलते हैं, उसको ऐसा समझ में आया कि ये मेरी स्किल की वजह से नहीं आया, ये मेरी लक की वजह से नहीं, स्किल की वजह से आया था. हाउएवर इन ऑल दिस मूवमेंट द कंपोनेंट ऑफ लक इज मच मोर हायर. सबका ही पैसा बना था इस पीरियड, वेरी लेस ऑफ स्किल. मगर हम द ओवर कॉन्फिडेंट बायस इज द टेंडेंसी फॉर अ पर्सन टू ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटीज, राइट? एंड उसके वजह से अक्टूबर 2022 में 10 लाख डाले, 10 लाख खुद के, 10 लाख मम्मा मदर के, 10 लाख फादर के, और 30 लाख पे अभी नुकसान है. तो पैसा बनता है तो आप देखना 10,000 और 1 लाख पे बनता है, इससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है. और टूटता है ना, वो 30 लाख पे टूटता है. इसीलिए ज्यादातर लोगों का इक्विटी मार्केट में पैसा बनता नहीं है. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो उस पर हम थोड़ी देर बात करेंगे. देन वी विल ओपन इट. सो आई विल स्पीक फॉर नेक्स्ट 10 minutes and then we'll keep it open for Q&A. तो देखो सेंसेक्स ऐसे बढ़ता है, राइट? सेंसेक्स के लेवल देख के आप डिसाइड नहीं कर पाते सेंसेक्स महंगा है या सस्ता. जैसे इसकी 21,000 का सेंसेक्स है, इसको मैंने हाई मान लिया, तो ये तो फ्यूचर का लो बन गया. इसके लिए हमको वैल्यूएशंस देखने पड़ते, जैसे पीबी, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, ऐसे बहुत सारे वैल्यूएशन इंडिकेटर है, यील्ड रेशियो, जिससे हम डिसाइड करते हैं मार्केट महंगा है सस्ता. और वैल्यूएशन ऐसे मूव करते हैं. इससे हमें क्या पता चलता है कि ये महंगा मार्केट है और ये सस्ता मार्केट. अब इसके साथ भी समस्या, महंगा मार्केट और महंगा हो सकता है, सस्ता मार्केट और सस्ता हो सकता है. तो बड़ा सामान्य, बड़ा सिंपल है. यहाँ पे इक्विटी बढ़ाओ, यहाँ पे कम करो. यहाँ पे इक्विटी में अलोकेशन बढ़ाओ, यहाँ पे कम करो. यहाँ पे इक्विटी में अलोकेशन बढ़ाओ, यहाँ पे कम करो. इट इज जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार. जब खुला रोड मिले तो फुल स्पीड पे चलाओ, जब ट्रैफिक मिले या खराब रोड मिले तो स्पीड कम कर दो. सो दैट इज द सेम थिंग. आपको इक्विटी का अलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन चेंज करने हैं. ये आप खुद कर सकते हो तो खुद नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे डिसाइड करोगे क्या महंगा है क्या सस्ता है. साइकोलॉजिकल बैरियर्स तो फिर भी लगेंगे, ग्रीड एंड फियर. और जब मंदी आएगी तब पैसा नहीं होगा, और तेजी आएगी तो एक्सेस पैसा होगा. और एग्जिट लोड लगेगा, टैक्स लगेगा, कितनी बार करोगे, फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे, ये सारे चैलेंजेस है. तो ये सारी समस्याओं का समाधान के लिए जो अब तक हमने चर्चा किया, उसका सॉल्यूशन है आज के दिन में White Oak Capital Balance Advantage Fund. The NFO is closing day after tomorrow. It work on very simple but effective concept called buy low, sell high with hold philosophy. Right? तो ये काम कैसे करता है? एक्सपेंसिव जब मार्केट लगे तो इक्विटी में अलोकेशन कम कर दो, और जब मार्केट सस्ता लगे तो इक्विटी में अलोकेशन बढ़ा दो. तो हमारे रूल्स क्या है, व्हाट वी द इंटरनल सेट ऑफ मैंडेट दैट वी हैव डिसाइडेड, कि किसी भी 3 साल में इन्वेस्टर का रिटर्न ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के आसपास का रहे, ऐसा हमारा एंडेवर है. अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहे तो दैट इज आवर फर्स्ट रूल. सेकंड रूल इज टू बीट द बेंचमार्क, which is CRISIL 50/50, but without violating rule number 1. And the third rule is to give consistent performance over peer group without violating rule number 1 or 2. मतलब में मार्केट अगर रेंज बाउंड रहे, कुछ भी ना हो, तो आपको किसी भी 3 साल में हमारा एंडेवर रहेगा कि फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न मिले या उसके ऊपर का रिटर्न मिले, विच इज मोर टैक्स एफिशिएंट. सेकेंड थिंग, अगर मार्केट अच्छा करे तो मार्केट की रैली में पार्टिसिपेशन मिले. आई थिंक इट इज अ गुड डील टू हैव, राइट? चिट भी मेरी, पट भी मेरी. उसके लिए
मिनिमम जब मार्केट महंगा होगा हम 30 रुपए इक्विटी में डालेंगे और मैक्सिमम 80 रुपीज इक्विटी में डालेंगे। उसके लिए हमने कुछ वैल्यूएशन इंडिकेटर बनाया है, जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू विथ ओवरले ऑफ आरओई और यील्ड रेशियो। ये सब कंबाइन करके हम देखते हैं कि मार्केट महंगा है या सस्ता है, मतलब पिच कैसी है, राइट, वो हम डिसाइड करते हैं। और हमने ये ऐसे चूज किए हैं कि वो हर एक एनवायरनमेंट में अच्छा करे। जैसे कि ये इंडिकेटर कैसे बनाए, जैसे टीम कैसे बनाया जाए, तो हर एक पिच पे अच्छा खेले। जैसे कि कुछ इंडिकेटर इंडिया में ही अच्छा करेंगे ना, इंडिया की पिच पे ही वर्ल्ड कप ला सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज हुआ तो नहीं अच्छा करेंगे। तो हमने पैरामीटर ऐसे चूज किए कि हर एक पिच पे अच्छा करके दिखाएं, राइट। और ये सब कंबाइन करके हमने एक वैल्यूएशन इंडेक्स बनाया। तो ये जब ऊपर होता है तो महंगा मार्केट है, ये जब सस्ता होता है, नीचे होता है तो सस्ता मार्केट है। तो यहाँ पे हम ना 70 to 80 रुपीज इक्विटी में लगाने की, ये कोविड वाला टाइम है जब किसी के पास पैसा ही नहीं था, और जिसके पास पैसा था उसके पास हिम्मत नहीं थी। इन बिटवीन हम 50 से 60 रुपए इक्विटी में, 40 से 50 रुपए इक्विटी में लगाएंगे। और जब मार्केट बहुत महंगा होगा, जैसे कि एनबीएफसी क्राइसिस से पहले, 30 to 40% इक्विटी में लगाएंगे। तो आप देखो, जब मार्केट महंगा था तो मेरा 30 रुपए ही लगा था, आपने भले मुझे 10 लाख का चेक दिया, गया 30 लाख ही। फिर मार्केट गिरा और यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मेरे पास डालने के लिए पैसा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम लगाया था। तो ये गिरा कम, डालने के लिए पैसा था, तो कैश की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं था, कैश की प्रॉब्लम नहीं थी। और करेज तो मॉडल के पास है, मॉडल के पास तो इमोशन नहीं है, तो उसने पैसा यहाँ पे 72% इक्विटी में कर दिया। तो दो बात हुई यहाँ पे, एक तो हम गिरे कम, और दूसरा क्योंकि मैंने अलोकेशन इक्विटी में बढ़ा दिया, हम बड़े रैली कैप्चर भी की। तो अगर ये सब हम करते हैं तो ओवरऑल हमने, जैसे कि आप देखो, कोविड से पहले हमने 30% इक्विटी में रखा था, एनबीएफसी क्राइसिस से पहले, कोविड से पहले भी हमारा तकरीबन 35% ही इक्विटी में था। और जैसे ही कोविड आया, 29,000 का सेंसेक्स, हमने 72% इक्विटी कर दिया, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव मैनेज इक्विटी लेवल और मॉडल इक्विटी लेवल। और अगर इस तरह से मैंने, ये मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस है, फंड इस तरह से अगर मैनेज किया होता तो मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस ये आता, 100 रुपए का 13 साल में 490 बनता, जबकि सेंसेक्स में 431 बनता। मतलब में ऑन एन एवरेज मैंने सिर्फ 46% ही इक्विटी में रखा, बाकी का मेरा पैसा सेफर सिक्योरिटी में था, लाइक फिक्स इनकम एंड आर्बिट्रेज, राइट। तो सिर्फ इक्विटी से आधा रिस्क लेके इक्विटी से ज्यादा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि सेंसेक्स में 100 के 431 हुए, यहाँ पे 100 के 490 हुआ। और अब देखो, ये जो है ना, ये आउट परफॉर्मेंस मैंने विकेट बचा के ज्यादा दिया है। तो अगर छक्के मारने जाओगे तो विकेट जाने का स्कोप है, मगर आप एक दो रन एफिशिएंटली लोगे और विकेट बचाओगे तो कभी कभी लूज बॉल पे बाउंड्री भी मार दोगे, राइट। तो आप देखो, इसके फॉल बहुत कम है और एक्चुअली पॉजिटिवली ट्रेंडिंग लो वॉलेटिलिटी वाला ग्राफ है, जबकि आप नीचे वाला सेंसेक्स वाला ग्राफ है वो हाई वॉलेटिलिटी वाला है। सो लो, हमको रिस्क कम चाहिए और रिटर्न बेहतर चाहिए, तो दोनों चीज यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज, जस्ट अ सेकेंड, तो हर एक साल इसने कैसे परफॉर्म किया, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2010 में सेंसेक्स 19% बढ़ा, तो ये मॉडल 15% बढ़ा, मतलब में उसने 70-80% रैली कैप्चर की। दूसरे साल 2011 में सेंसेक्स तकरीबन 23% डाउन हुआ, ये 1.5% ही डाउन हुआ। अब आप देखो, हमको ऐसा लगता है रिटर्न कमाना ही रिटर्न है, मगर आया हुआ रिटर्न बचाना भी रिटर्न है। यहाँ पे उसकी कैपिटल भी चली गई है ना, लॉस में आ गया, यहाँ पे उसको 7% रिटर्न है। सो एटलीस्ट ही इज गिविंग अ फिक्स डिपॉजिट काइंड ऑफ रिटर्न इन दिस केस। फिर दूसरे साल 28 तो 21%। तो आप बढ़ोगे, अच्छा रैली पार्टिसिपेट करोगे और डाउन साइड बहुत अच्छे से लिमिट करोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ गुड इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस। अब आप देखो, ये कोविड वाला साल है, 17% मार्केट ने रिटर्न दिया, इसने 27% दिया। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रही थी। तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहे तो भी अच्छा करता है। तो आने वाला 1-2 साल पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा समय होगा, रिटर्न देखने का समय नहीं है, मगर ये वॉलेटिलिटी से मेरा एटलीस्ट कुछ तो पैसा बनना चाहिए। तो दोनों चीज होगी, यू विल क्रिएट अ वेरी गुड पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 2 years एंड यू विल मेक सम गुड रिटर्न बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी को भी असेट क्लास बना लेता है। जैसे कि कुछ हमने मॉडल के बैक टेस्टिंग दिए जो बहुत ही एनकरेजिंग थे। 16,000 से 16,000 सेंसेक्स, आपको लगेगा मेरा तो 0% रिटर्न आया, मेरा एफडी का रिटर्न गया इफ यू आर इनटू फुल्ली इन्वेस्टेड इक्विटी फंड, मगर इसने 8.8% रिटर्न दिया। तो फ्लैट मार्केट में भी आप देखो, 16 से लेके 40 से 40 तक के सारे ऑब्जर्वेशन है। ओवर 1 से 2 साल अगर मार्केट कुछ भी रिटर्न नहीं देता तो आपका फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न आपको मिला है, विच इज मोर देन फिक्स डिपॉजिट एंड इट इज इक्विटी टैक्सेशन। तो इसमें टैक्स भी कम लगता है। ये 3 साल के रोलिंग रिटर्न के डेटा है, बहुत अच्छे डेटा है। इसका एवरेज रिटर्न किसी भी 3 साल के पीरियड में मॉडल का 13% आया, सेंसेक्स का 12% आया,
राइट। और आप देखोगे 90% टाइम, 91.6% टाइम द रिटर्न इज अबाउट 10%। तो आपने जब भी देखा हो 91.6% टाइम द रिटर्न इज अबाउट 10% एंड सम टाइम अबाउट 15% ऑल्सो, व्हाइल इन केस ऑफ सेंसेक्स ओनली 66% टाइम रिटर्न इज अबाउट 10%। दूसरा, हमको ऐसा लगता है कि रिटर्न ज्यादा लेना ही रिटर्न है, मगर कभी कभी रिटर्न ज्यादा लेने के चक्कर में नेगेटिव भी हो जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, इससे रातों की नींद हराम हो जाती है। इसको वेल्थ नहीं बोलते हैं, है ना। जिस जिस इन्वेस्टमेंट से रातों की नींद हराम हो जाती है उसको अच्छा रिटर्न बोलते हैं, वेल्थ नहीं बोलते, क्योंकि वेल्थ तो आपकी चली गई, रात की नींद भी एक वेल्थ का पार्ट है। तो आपको तीन चीजें चाहिए, अच्छा रिटर्न, कम रिस्क, तो अच्छा रिटर्न को बोलेंगे समृद्धि, कम रिस्क को बोलेंगे शांति, और कंसिस्टेंटली बेटर इन्वेस्टिंग को एक्सपीरियंस को बोलेंगे हम सुख। तो वेल्थ इज नॉट अबाउट गुड रिटर्न ओनली, वेल्थ इज अबाउट सुख, शांति एंड समृद्धि, इसको वेल्थ बोलते हैं। सो इफ यू सी द रिटर्न इज बेटर देन सेंसेक्स ओवर 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एवरेज रिटर्न, वॉलेटिलिटी रिस्क इज लेस, ऑलमोस्ट हाफ देन सेंसेक्स, तो शांति भी ज्यादा है, और कंसिस्टेंसी ऑफ गेटिंग मोर देन 10% रिटर्न इज ऑल्सो far more higher than Sensex, so better investing experience. This product is having all these three component of wealth, which is called Sukh, Shanti and Samruddhi. So अगर आपको डर लगता है कि मार्केट मैंने पैसा लगा तो गिर गया, तो आप देखो ये 2011 में 25% मार्केट गिरा, ये मॉडल 5% ही गिरा। 2016 में 21% मार्केट गिरा, ये 6% ही गिरा, और कोविड टाइम में तो 38% मार्केट गिरा, ये 17% ही गिरा, और मार्केट बढ़ भी सकता है। तो मैंने आपको वर्स्ट डेटा भी दिखा दिया कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पे कैसा काम करता है, तो लिमिट डाउनसाइड लिमिट कैसे करता है, और अपसाइड कैप्चर भी कैसे करता है। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, अगर आपने वेल्थ बनाई है, आपको हर महीने पैसा आज चाहिए या 2 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, तो अगर एक इलस्ट्रेशन हमने बनाया, 20 लाख रुपए आप किसी ने बैलेंस एडवांटेज फंड के इंटरनल मॉडल में लगाए और हर महीने 15,000 रुपए का SWP लिया, विच इज 9% पर एनम, क्योंकि तब फिक्स डिपॉजिट के रेट 9% है, तो 9% से विड्रॉल लिया था। तो अब तक 15,000 रुपए उसने हर महीने निकाले, अब तक 22,95,000 रुपए निकाल दिए, उसका वेल्थ है 40 लाख रुपए। तो इतने तो घर पे आ गए, और 20 का 40 भी हुआ है, राइट। तो पैसा डबल भी हुआ और इतना अकाउंट में भी आ गया, विच ही मे हैव यूज्ड, ही वुड हैव यूज्ड, राइट। अब दूसरा, किसी को 10-12 साल ये पैसों की जरूरत, और टैक्स कितना लगा, 15,609 रुपए, विच इज 0.68% ऑफ योर SWP अमाउंट, तो मिनिमल टैक्स है, राइट। कोई ज्यादा टैक्स भी नहीं लगता, क्योंकि आपको 1 लाख तक का तो कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट मिलता है हर साल, और पूरा अमाउंट टैक्सेबल भी नहीं होता जो आपका कैश फ्लो आता है उसमें, जो दैट इज व्हाट इज एडवांटेज। और किसी को मान लो ये पैसों की जरूरत नहीं है 15,000 रुपए की, तो और उसको इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, तो आप इसी 15,000 को मिड कैप फंड में इंडेक्स में ट्रांसफर कर दिया होता, मतलब 20 लाख रुपए लगाए, 20 का 40 तो हुआ, 15,000 विड्रॉ ना करके उसका सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ले लिया मिड कैप फंड में, तो ये 22,95 अकाउंट में ना जाके मिड कैप फंड इंडेक्स में गए, उसका वैल्यू भी 75 लाख हो गया। तो आपका जो कैपिटल है वो सेफ फंड में लगा है, सेफर फंड में लगा है, और जो उसका अप्रिसिएशन है मोरलेस वही आपका एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड में जा रहा है, तो वहां पे आपका पैसा इतना भी हो गया। सो नॉट ओनली यू हैव ensured more safety, but you have also ensured wealth creation. So these are the two way one can participate. So to sum up, I think a balance advantage fund is a superb product in current environment. Those who has created wealth and do not want to take too much risk with this wealth, मार्केट की वॉलेटिलिटी और मार्केट के लेवल की चिंता ना करे, बिना इन्वेस्ट करना है। कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जिसको इक्विटी में पार्टिसिपेट तो करना है, मगर वॉलेटिलिटी और मार्केट न्यूज से डर लगता है, आई थिंक दिस इज द फंड ही शुड इन्वेस्ट, शट इट, feel it, shut it and forget it, kind of the fund we have tried to create. And I think make volatility your friend through investing in White Oak Capital Balance Advantage Fund. The NFO is closing on 3rd March. तो मैं White Oak के बारे में बात नहीं कर रहा, अगर आपका कोई डाउट है तो मैं I will separately address, right. So the NFO is closing on 3rd February, right. इसके जो फंड मैनेजर है वो रमेश मंत्री और तृप्ति अग्रवाल है, जो आपका इक्विटी देखेंगे, डेट पोर्शन के लिए, फिक्स्ड इनकम पोर्शन के लिए मिस्टर पीयूष बर्नवाल इज देयर, वो ऑल ऑफ देम आर हैविंग एम्पल, रमेश इज हैविंग 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें 1 महीने का ही एग्जिट लोड है, राइट। और इसका जो बेंचमार्क है वो क्रिशियल हाइब्रिड 50-50 है। एंड यस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
and consider the risk factor of the fund before investing, and consult your advisors. So that is what all from my side. So I'll stop here, and if you have any question or doubt, I'll try to address them.